हेलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के इस अल्टीमेट हाई यील्ड रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सेशन का मेन गोल बहुत ही सिंपल है। हम उन इनविजिबल फोर्सेस को डिकोड करने वाले हैं जो असल में हमारी रियल वर्ल्ड पावर को कंट्रोल करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। तो ये है आज का हमारा पूरा रोड मैप। हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शुरुआत करेंगे, फिर ग्रास्प्स और कंडक्टर प्रॉपर्टीज, सिस्टम्स में पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और आखिर में कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और हाँ, ये सिर्फ बोरिंग थियोरी नहीं है, यही वो थियोरी है जिसके बेसिस पर लाइफ सेविंग मेडिकल डिफिब्रिलेटर्स और कैमरा के वो ब्लाइंडिंग फ्लैशेस काम करते हैं। सेक्शन 1, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बजाय फील्ड के अंदर मूव करने में लगने वाले वर्क पर फोकस करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर लोकेशन तक लाने में कितना वर्क किया गया। मान लीजिए 1 कूलम चार्ज को उस लोकेशन तक लाने में 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस जगह का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। यहाँ याद रखने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि पोटेंशियल असल में उस लोकेशन की प्रॉपर्टी है, सिर्फ चार्ज की नहीं। अब यहाँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही क्रिटिकल पैटर्न दिखते हैं। अगर आप दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करें तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोमिनेटर में आर का स्क्वायर है, जबकि पोटेंशियल में सिर्फ आर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से ड्रॉप होती है, जबकि पोटेंशियल काफी धीरे धीरे कम होता है। किसी पॉइंट चार्ज के वजह से पोटेंशियल निकालने का लॉजिकल फ्लो क्या है? बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहले एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, फिर उसे इन्फिनिटी से अपने डिस्टेंस r तक इंटीग्रेट कर दीजिए और लास्ट में टोटल वर्क को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। इंटीग्रेशन की कॉम्प्लेक्स मैथ्स में खो जाने के बजाय बस इस कॉन्सेप्चुअल फ्लो को माइंड में क्लियर रखिए। सेक्शन 2, ग्राफ्स और कंडक्टर प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं कि एक सॉलिड फिजिकल कंडक्टर के अंदर ये इक्वेशंस कैसे बिहेव करती हैं। ये बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट्स हैं और सुनने में थोड़े काउंटर इंट्यूटिव भी लग सकते हैं। एक कंडक्टर के एकदम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से जीरो होती है, मतलब अंदर कोई फील्ड नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली पोटेंशियल वहां कांस्टेंट रहता है, और वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। फिर सरफेस पर दोनों मैक्सिमम होते हैं और जैसे ही आप कंडक्टर के बाहर जाते हैं, दोनों घटना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन इस सिंपल सी इक्वेशन से डिफाइन होता है, E = -dV/dr। यहाँ इस नेगेटिव साइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ये बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप किसी पोटेंशियल हिल से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। सेक्शन 3, पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम्स। अब सिंगल चार्जेस से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम की बात करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्स के लिए ये किसी गोल्डन रूल से कम नहीं है। जब भी किसी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो बस हर एक यूनिक पेयर के लिए U = K Q1 Q2/R कैलकुलेट करना होता है। इसमें एक ही ट्रिक है, हर यूनिक कॉम्बिनेशन को सिर्फ एक बार काउंट करना है। ना कोई पेयर छूटना चाहिए और ना ही कोई पेयर रिपीट होना चाहिए। बस इतना सा फंडा है। सेक्शन 4, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक्सप्लेन्ड। ये एक तरह का अल्टीमेट ज्योमेट्रिक मैप है। इक्विपोटेंशियल सर्फेस की प्रॉपर्टीज समझना बहुत आसान है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इस सरफेस पर किसी चार्ज को मूव कराने में आपको बिल्कुल 0 वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस सरफेस के परफेक्टली परपेंडिकुलर होती हैं और दो सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इन सरफेसेस का शेप पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक सोर्स कैसा है। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ बिल्कुल परफेक्ट स्फेरिकल यानी गोल सरफेसेस बनेंगी। लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां ये सरफेसेस पैरेलल प्लेन की तरह दिखाई देंगी। सेक्शन 5, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। थ्योरी से निकलकर अब हार्डवेयर की बात करते हैं। कैपेसिटर असल में एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसे 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट से बनाया जाता है। इसका मेन काम है बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक साथ स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर उसे एक झटके में रिलीज कर देना। रियल लाइफ में इसके बिना काम नहीं चल सकता। आपके घर के पंखे को स्टार्ट होने के लिए जो हेवी टॉर्क चाहिए या हार्ट पेशेंट्स के लिए डिफिब्रिलेटर को जो मैसिव इंस्टेंट एनर्जी स्पाइक चाहिए, वो सब कैपेसिटर ही तो मुमकिन बनाता है। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। याद रखिए, कैपेसिटेंस कभी भी किसी भी हालत में चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इसे एक वाटर टैंक की तरह सोचिए। अगर आपके पास 100 लीटर का पानी का टैंक है तो उसकी कैपेसिटी 100 लीटर ही रहेगी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टैंक एकदम खाली है या फिर पानी से लबालब भरा हुआ है। कैपेसिटेंस बस एक फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला हम सब जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D, जब प्लेट्स के बीच सिर्फ हवा हो। लेकिन अगर हम इन प्लेट्स के बीच एक इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें तो मैजिक होता है। ये मटेरियल एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, जिसे हम K कहते हैं, और आपकी कैपेसिटेंस सीधे K टाइम्स बढ़ जाती है। सेक्शन 6, डाइलेक्ट्रिक्स और स्टोर्ड एनर्जी, ये पूरे चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट एग्जाम सिनेरियो है। ये टेबल आपके लिए अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट है। जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। बस इतना याद रखें कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वो पोटेंशियल यानी V को जबरदस्ती कांस्टेंट रखती है, और इस पोटेंशियल को मेंटेन करने के चक्कर में बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होता है, जिससे चार्ज K टाइम्स बढ़ जाता है और आपकी स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है। वहीं अगर बैटरी हटा ली गई है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पोटेंशियल और एनर्जी दोनों K टाइम्स कम हो जाएंगे। इस रिवीजन को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है। सोचिए, अगर हम प्लेट्स के बीच कोई ऐसा मेटल डाई इलेक्ट्रिक रख दें जिसका कांस्टेंट इन्फिनिटी हो, तो मैथमेटिकली इस कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी का क्या होगा? जो फिजिक्स हमने अभी अभी मास्टर की है, उसकी इस एक्सट्रीम बाउंड्री के बारे में सोचकर देखिएगा। इस सेशन में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर दिमाग लगाइए और सीखते रहिए।